स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो ये है, समझिए कि अभी इस दुनिया में सीधा हिसाब बन गया कि हम लोग को अपना कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट जो है वो कम करना पड़ेगा। जिस तरह से चल रहे हैं नहीं आगे चल सकते। मतलब ब्रेक लगाना एकदम ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। मतलब करो, अब भी ब्रेक लगाओ। तो हिसाब ये बनता है कि न्यूक्लियर इस मामले में मतलब हमारे पास कई सारे औजार हैं, जैसे सोलर हो जाए, विंड हो जाए, हाइड्रो हो जाए, जियोथर्मल हो जाए, बहुत सारे औजार हैं। उसमें एक औजार है जिसको हम लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन औजार है जिसमें है न्यूक्लियर और स्टेबल। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये पावरफुल भी ऑप्शन है, यानी कि न्यूक्लियर आपको बिजली देगा और देते रहेगा और बम बम बिजली देगा। यानी कि आपको लोड के बारे में नहीं सोचना है। जैसे सोलर हम लोग लगाते हैं तो सोचते हैं अरे लोड कितना पड़ रहा है इसमें। मतलब जैसे आपका घर में जनरली लगाएं 6 किलोवाट का, तो अगर एक टाइम पे आप 6 किलोवाट से ज़्यादा का लोड लगाने लगे वो लटक जाएगा। तो वही समझिए सोलर उतना ज़्यादा ऊम्फ नहीं देता। और प्लस अगर आप बड़ा बना देते हैं और आपको टेंशन नहीं है लोड का, तब दूसरी समस्या जैसे भैया रात को क्या करोगे। तो इसी कारण से हम लोग मिक्स करना पड़ता है। न्यूक्लियर उस मामले में ऐसा है कि वो सब संभाल लेगा कि भैया आपको जितना लोड चाहिए आप दीजिए, हम बनाया जा सकता है उतना बड़ा। आपको 2000 मेगावाट चाहिए, 5000 मेगावाट चाहिए, आपको जितना बड़ा बनाना है बनाइए। और मतलब चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। मतलब जनरली पावर रिएक्टर्स को कई साल तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही समझिए। और तो अभी हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हर जगह कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ही क्यों नहीं बना ले रहा है। हिसाब ये समझिए कि जो अभी हम लोग का करंट लॉजिक है कि वो बड़ा बनाने का, कि मतलब कई हज़ार मेगावाट का बनाने का, वो बना तो लेते हैं लेकिन वो बहुत समय लेता है और बहुत पैसा खाता है। समय के तौर पे समझिए 7 साल यानी 7 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक खा जाता है। ये बहुत लंबा समय है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया जा रहा था, थोरियम रिएक्टर, जिसे कब से बनाना शुरू किया गया था। इंडिया मतलब थोरियम पे काम कर रहा है जब से इंडिपेंडेंस हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 2012 में उस रिएक्टर को चालू हो जाना चाहिए, ये 2021 है। अब जाके शायद मार्च या ये मतलब दिसंबर तक में शायद उसका प्रोटोटाइप शायद चालू हो। इतना टाइम खाता है। तो न्यूक्लियर का भी यही बात है, बहुत समय खाता है और पैसा अपना समझ के खाता है। और ये इतना लंबा समय है कि मतलब उतने देर में देश बदल जाएगा, लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा और सरकारें बदल जाएंगी। तो कोई उतना लंबा गैम्बल नहीं खेलना चाहता है। और कई बार होता है कि पावर प्लांट बनाने का बजट किया गया था, जैसे $8 बिलियन में ये बनेगा। बनाना शुरू करते हैं, दाम बढ़ते 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 13 से 15 तक खाने लगता है। ये हो चुका है, इसीलिए कोई न्यूक्लियर पे हाथ नहीं लगाता। एक तो पूरा शहर बड़ा जगह जितना एरिया ये खा जाता है और बहुत पैसा और बहुत समय दोनों खाता है। तो हिसाब वही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से ये समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि छोटा बनाओ, सिंपल बनाओ और सेफ बनाओ। तो छोटा का मतलब हो जाता है कि एक एक रिएक्टर जो है वो ऐसा बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये रिएक्टर एक कंटेनर शिप के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाए। और रिएक्टर का जो जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो बाहर में आपको लगाना है, लगाइए लगाइए, लेकिन मेन रिएक्टर जो है, मेन रिएक्टर से जितना रिलेटेड हुआ है वो सीधा सीधा एक कंटेनर शिप बोल रहा हूँ, मतलब एक कंटेनर के अंदर आ जाना चाहिए, जो आप लोग रोड से इधर उधर कर सकें। आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप वैसा खूब सारा लगाइए, लेकिन आइडिया यही रहेगा कि एक के अंदर फिट हो जाए, एक कंटेनर के अंदर फिट हो जाए, तो छोटा रहेगा। और इसका मेन है फ़ायदा उठाना जो हम लोग चाहते हैं वो मास प्रोडक्शन का। मास प्रोडक्शन का बात ये समझिए, कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी भी फजीयत वाली हो, अगर एक जगह पे कई सौ पीस बना रहे हैं, बहुत आराम से उसका दाम आप घटा सकते हैं। तभी सोचिए मोबाइल फ़ोन इतना सस्ता कैसे हो गया कि 10-20 हज़ार में मतलब आपको एक लैपटॉप से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आजकल आने लग रहा है हम लोग के मोबाइल फ़ोन में। अभी तो asus का 18 GB का फ़ोन है, मतलब कई लोगों के पास लैपटॉप नहीं है जिसमें 18 GB का रैम है, जबकि यहाँ तो मोबाइल फ़ोन में दे रहे हैं। तो वो मास प्रोडक्शन का फ़ायदा है। तो अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर को मास प्रोडक्शन करें, ना कि जहाँ पे जाना है, मतलब जहाँ पे प्लांट बनना है वहाँ जाके, वहाँ पे ज़मीन बिछा के, वहाँ पे डिज़ाइन करके, वहाँ के लिए सब चीज़ करें। उसके बदले ऐसा रहे कि एक फैक्ट्री है वो बनाते जा रहा है और आपको जहाँ चाहिए, आपको उस जगह, जैसे मान लीजिए यूपी के लिए लोड आता है, भैया यूपी के लिए भेजो तो 4 यूनिट भेज दो। फिर आता है बिहार के लिए, अरे बिहार के लिए 8 यूनिट भेज दो। झारखंड के लिए 2 यूनिट भेज दो। कलकत्ता के लिए अरे 4-5 यूनिट उधर के लिए भेज दो। तो एक जगह से ऐसा मास प्रोड्यूस करने पे दाम पर यूनिट का बहुत कम आएगा। और वो बहुत ज़रूरी है। अगर बिजली बनाने मतलब उस प्लांट का दाम भी आपको देखना पड़ता है बिजली में, सिर्फ ईंधन का नहीं। न्यूक्लियर केस में ईंधन का दाम लगभग जोक होता है, लेकिन प्लांट बनाने का दाम बहुत ज़्यादा आता है। तो पर किलोवाट आवर देने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, वो अगर बहुत ज़्यादा लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो इसका बिजली खरीदेगा ही नहीं। आपका बिजली मान लीजिए अगर 200 रुपया
यूनिट आने लगे आप खरीदोगे क्या? तो वही हिसाब बनता है कि ऐसे करके दाम घटाया जाए, हर रिएक्टर का दाम घटाया जाए, और आपको जैसा चाहिए वो फैक्ट्री से बनते जा रहा है, आपको कितना पीस चाहिए आप ले लो। आपको छोटा सा गाँव चलाना है, एक से खुश रहिए, जैसे ये बांग्लादेश में अभी रशिया की तरफ से भेजा गया है। और अगर आपको है कि नहीं पूरा दिल्ली उल्ली चलाना है, 25-26 तो एक जगह पे लगा दी, या ऐसा आप चाहते हो कि उतना रिस्क ना ले, एक जगह पे इतना ज़्यादा एनर्जी रहे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4-5 तो छोटे छोटे प्लांट मतलब शहर के अगल अगल लगा दो, सब स्टेशन के बगल में लगा दो, ताकि बिजली का लॉस भी कम हो। तो ऐसा कर सकते हो, और इसका ये एक फ़ायदा होगा, इसका रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग बहुत आसान हो जाएगा। अभी के जितने पावर प्लांट है उसका एक मेन सेंट्रल रिएक्टर होता है, या ऐसे करके 3 या 4 रहते हैं, तो जब भी बंद करते हैं बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो जाता है पावर प्लांट का। मतलब कि ये पावर प्लांट 4000 मेगावाट का, तो पता चला जब भी आप एक उसको बंद करेंगे कि एक रिएक्टर को शट डाउन करो, उसको रिफ्यूल करना है, आप सीधे तौर पे 1000 मेगावाट का डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं ग्रिड में। अब कहीं और से 1000 मेगावाट लो, ये उतना आसान नहीं है। स्मॉल रिएक्टर सिस्टम में ये होगा कि आप जब एक बार बंद कर रहे हैं, जनरली 300 मेगावाट का ही लोड आएगा, और अगर बहुत छोटा है तो 30-40 मेगावाट करेगा। तो आप आराम से एक को बंद करेंगे, आपका पावर प्लांट का लोड जरूर घटेगा, लेकिन इतना नहीं घटेगा कि बाकी सबकी बैंड बच जाएगी। तो ऐसे करके इसको रिफ्यूल करना, सर्विसिंग करना, ये सब आसान हो जाएगा। और टारगेट ये किया जा रहा है कि इसे एक बार चालू कर दिया जाए, 5 से 10 साल तक के बीच में आप उसको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। मैंने बनाया, लगाया, उससे स्टीम का मतलब पानी का सिस्टम कनेक्ट किया, स्टीम का सिस्टम कनेक्ट किया, और भूल जाइए। अब आपको सोचना ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना, वो चल रहा है अपना, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारा लॉजिक है जो स्मॉल रिएक्टर के पीछे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के पीछे भागा जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइन कैसे की जा रही है। इसका डिज़ाइन में एक चीज़ पे बार बार फोकस किया जा रहा है, आप क्योंकि इसके कई सारे डिज़ाइन है, और आधा से ज़्यादा सिर्फ डिज़ाइन फेज़ में 2 रिएक्टर मुझे दिख रहा है जो एक्चुअली बन चुका है और इस्तेमाल में, बाकी सारे डिज़ाइन फेज़ में है, मतलब 25-26 है। तो डिज़ाइन फेज़ अभी ऐसा नहीं है कि फाइनलाइज हो गया है। तो ये भी जैसे मैं आपको न्यू स्केल का दिखा रहा हूँ, NU स्केल का जो दिखा रहा हूँ, ये भी ये है क्या बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग लेवल का ही है, और ये तो सिर्फ मॉकअप था। तो हिसाब ये है कि इसमें मेन चीज़ जिसके पीछे भाग रहा है, पैसिव सेफ ऑटो शटडाउन, यानी कि तिगड़म हुआ, भूकंप आया, सुनामी आया, वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब यहीं पे तिगड़म ये समझिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना बहुत आसान है, लेकिन उसे बंद करके रखे रहना नहीं पॉसिबल है। एग्जांपल के तौर फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ, भूकंप आया, सुनामी आया, तुरंत इमरजेंसी सिस्टम शट डाउन कर दिया, लेकिन रिएक्टर उसके बावजूद भी गर्म रहता है। यही है न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ा तिगड़म, कि आपने पावर प्लांट बंद कर दिया, उसके बावजूद भी वो गर्मी देता रहेगा, और उसको आपको ठंडा करते रहना है। यहीं पर फुकुशिमा का डिजास्टर हो गया था कि अब बंद हो गया, रिएक्टर को शट डाउन कर दिया गया, स्क्रैम्बल कर दिया गया, लेकिन अब जो फ्यूल रॉड्स हैं वो अभी भी गर्म है। भाई न्यूक्लियर सिस्टम है, गर्म रहेगा, और उस गर्मी को हटाने के लिए उनको बैकअप जनरेटर चाहिए था। बैकअप जनरेटर में खूब सारा पानी का सप्लाई का सिस्टम था, वो फेल हुआ, गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अगर रिएक्टर को बंद करना है, उसका जो गर्मी निकलती रहेगी, जो बंद मतलब आपने अभी बंद किया तो 2 दिन तक ये बहुत गर्म रहता है, उस 2 दिन तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब आप समझिए एक ऐसा ऑफ स्विच ऑफ कर दिया, हर चीज बंद हो गया, तब भी ये आराम से सेफ हो जाएगा। तो इसमें यही है, नो एक्टिव सिस्टम शुड बी नीडेड फॉर सेफिंग द रिएक्टर। तो यही है रिएक्टर जो अभी हम लोग देखते हैं, उसके बारे में आप लोग नहीं सोचते कि शट डाउन करने के बाद भी उस पर आराम से मतलब कहिए 2 से 3 दिन, या कुछ केसेस में आप लोग देखते होंगे स्पेंट फ्यूल को 2 साल तक रखना पड़ता है कूलिंग पूल में। इसीलिए ये बहुत फजीयत वाला कि रिएक्टर बंद कर दिया, वो बंद हो गया, ये बात सही है, लेकिन वो अभी भी बहुत गर्म है, और उस हालत में वो बहुत वनरेबल होता है। और प्लस आपका मेन पावर सप्लाई तो खत्म हो चुका है, तो आपको इतने बैकअप चाहिए, आपको दूसरी जगह से AC पावर चाहिए, दूसरी जगह से मतलब बहुत चीज़ करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्टर शांत रहे। यही है इस डिज़ाइन, जितने भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि ऑफ करने के लिए मुझे दिमाग नहीं लगाना, मैंने एक लाल बटन दबा दिया, काम खत्म, दी एंड, काम खत्म, हमको सोचना नहीं है, ऑफ हो जाना चाहिए। तो वही समझिए। और इसका इंटरनल लॉजिक में देखिए, सिंपल प्रेशर वाटर पे चल रहा है, ज़्यादा हैवी वाटर भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, सिंपल वाटर पे चला रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि इसका दाम कम रह सके, और वाटर रिएक्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, उसमें बोरॉन मिक्स करके काफ़ी काम किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग कोई भी यूनिट के बारे में, मतलब बहुत छोटे भी आते हैं, जैसे कि छोटे कंटेनर में जो फिट करने के लिए मिलिट्री के लिए बनाया जा रहा है, ये सब कुछ ही मेगावाट देता है, लेकिन कुछ मेगावाट बहुत होता है। मतलब ये इसका काम है कि मिलिट्री बेस को पूरा एकदम पावर इंडिपेंडेंट कर दें, वहाँ बैकअप जनरेटर भी रखा जाएगा, लेकिन ये मतलब समझिए मेन सालों साल तक कहीं मान लीजिए आप माउंटेन में एक रिमोट एरिया में आपको बेस बनाना है, मान लीजिए अभी ये जगह आपको पसंद आएगा कि यहाँ पे बेस बनाने काफ़ी अच्छा रेडार स्टेशन बने, ये लगा दीजिए, काम खत्म। आप बैकअप जरूर रखें, लेकिन यही आपका मेन लोड रखा रहेगा मतलब सालों साल तक। और ये सबका बनाया जा रहा है कि 10 साल तक आपको रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो जनरली ये सब 300 मेगावाट के अंदर रहता है। माइक्रो रिएक्टर भी आता है जो 3 से 10 मेगावाट के अंदर रहता है, 30 मेगावाट के अंदर, मतलब ऐसे करके क्लासिफिकेशन है। तो हिसाब यही है इसका,
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक चीज़ इसको अचीव करना है, तभी इसको कोई कहेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कि भैया कुछ भी हुआ ये खुद ब खुद बनाया। जैसे इनके केस में है कि कंट्रोल रॉड को ऊपर रखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाएगा, तो जैसे ही पावर खत्म होगा कंट्रोल रॉड खुद ब खुद गिर जाएगा। फिर आप बोले अच्छा जो पैसिव हीट है उसका क्या है? पैसिव हीट पानी को गर्म करेगा, पानी गर्म होगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वहाँ पे एक प्रेशर वाल्व है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो लीक कर देगा, बाहर में वो गर्मी डंप करने लगेगा और फिर से आके नीचे कलेक्ट होगा। ये कन्वेक्शन साइकिल ऑफलाइन चलेगा, यानी इसके लिए कोई पंप नहीं चाहिए, कोई जनरेटर नहीं चाहिए, कोई बैटरी सिस्टम नहीं चाहिए, ये पैसिवली चलता रहेगा और ये आराम से ठंडा करता रहेगा रिएक्टर को, रिएक्टर की गर्मी को आराम से बांध देगा। और प्लस रिएक्टर जो कि पर रिएक्टर बहुत छोटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, वो गर्मी हैंडल किया जा सकता है। तो यही डिज़ाइन में ही कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, सबसे पहला ये समझिए कि आपको अभी भी न्यूक्लियर वेस्ट से डील करना है। आप भले बोलोगे कि मैं कम न्यूक्लियर वेस्ट बनाऊंगा, चलो ठीक है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल करना इंसानियत को आता ही नहीं है। अब प्लीज़ मुंह खोल के मत बोलिए न्यूक्लियर डायमंड बैटरी में बना दो, वो एक मजाक है। मजाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंटिस्ट ने लैब में एक आइडिया रखा और उसे अभी तक बनाया नहीं गया, इसीलिए आपको हर जगह उसका सिर्फ सीजी फोटो दिखेगा। और दूसरी बात, बनाना वो उतना आसान नहीं है, और तीसरी बात, बनाने के बाद वो बहुत कम एनर्जी देता है, यानी कि बहुत अगर हम लोग खुशकिस्मत रहे तो शायद कल को पेस मेकर उससे चलाया जा सके। पेस मेकर, हियरिंग एड, उस सब में बहुत काम आएगा, बाकी किसी किस्म उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुंह खोल के बोल दीजिएगा कि, इसलिए देखिए ना, कहीं आपको कहीं पे भी आपको रियल फोटो नहीं मिलता, कहीं पे भी आपको बाइंग इंक नहीं मिलता, जनरली वो फेक होता है। सीजी बनाना, लैब में बनाना बहुत आसान होता है हर चीज़, प्रैक्टिकल बना के उसे मास प्रोड्यूस करना लगभग नामुमकिन। तो वो बारे में समझ, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट तो तब भी डील करना पड़ेगा, और जो भी गवर्नमेंट इस पर खर्च करेगी उसे न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये लाख साल तक का समस्या है। तो सोचिए ना, हम लोग जब पावर प्लांट बनाने में हद से जा रहे हैं कि भैया 12 साल में क्या होगा किसको पता, तो न्यूक्लियर वेस्ट का क्या करें। फिर ये इसको कह रहे हैं कि सब लोग सेफ है, सेफ है, सेफ है। जैसे मुझे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का रॉड का डिज़ाइन जो है, जैसे सब लोग बोले कि वो उस कारण से सेफ है, मुझे हंसी आने लगी। क्यों? कि मान लिया आपने इसे रखा, आप इसे फ्लोटिंग रख रहे हो ताकि अर्थक्वेक नहीं करा, लेकिन अगर पावरफुल अर्थक्वेक रहा और मान लीजिए कोई वॉल आपने जो साइड में रखी थी जिसमें वो पूल है वो भिड़ गया, वॉल अंदर कर दिया, आपका पाइप बेंट हो गया, वो कैसे गिरेगा? कंट्रोल रॉड कैसे गिरेगा? तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि जितने भी पावर प्लांट के एक्सीडेंट हुए, हर एक्सीडेंट में यही होता था कि हम लोग सोचते थे ये सेफ था, मतलब जितने साइंटिस्ट, जितने इंजीनियर लग सकते थे, फुकुशिमा 40 साल से चल रहा है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 10 से नहीं, 40 साल से चल रहा है, उसके बाद भी वो बूम हो गया। तो वही समझिए कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये एकदम श्योर है, जब तक वो समय से नहीं गुजरता, क्योंकि अभी पुराना नहीं हुआ है। फुकुशिमा कितना साल तक सेफ था? 40 साल तक सेफ था, लेकिन उसके बाद भी बूम हो गया। तो वही कहिए, अगर इसका 1-2 साल भी नहीं हुआ है, 15-16 साल भी नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये सेफ है? ये तो वही बात हो गई ना, राइट ब्रदर पहला उड़ान में सक्सेसफुली उड़ लिए थे, बिना ऊपर गए, तो वो सेफ हो गया? नहीं, प्लेन में बहुत लोगों की जान गई, लाखों लाख लोग ऊपर चले गए, तब जाके आज ऐसा एयरपोर्ट्स हो गए हैं कि आप अगर प्लेन के ऊपर बैठते हैं तो 99% चांस है कि आप सही सलामत नीचे उतर जाएंगे। वो अब इतना सारा, मतलब समझ रहे, खून की गंगा बहा के हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वैसे रिएक्टर के साथ भी वही होता है, रिएक्टर हर कोई बनाता है, ये सोचिए नहीं एकदम से कोई दिक्कत नहीं होना है, कुछ भी नहीं आने वाला। हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन नेचर बोलेगा अरे तुम सोच रहे ये कर, हम तुम्हें मड स्लाइड से लटका देंगे। लो, तो बहुत चीज़ हो सकता है। तो जब क्योंकि समय बीता नहीं है तो इसे बताया नहीं जा सकता कि सेफ है कि नहीं, ये आप बस गेस कर रहे हो, गैम्बल कर रहे हो, जैसे कि बाकी सारे रिएक्टर्स में किए जाते हैं। फिर सोलर और विंड ऑलरेडी दाम कम रखता है, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप माइक्रो रिएक्टर का दाम देखेंगे तो ऐसा नहीं कि फ्री है, चिल्लर छुट्टा का चीज़ नहीं है। ज़रूर हो गया कि अब आप इसे इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिएक्टर ही सिर्फ दे रहे हैं बड़े केसेस में, यानी 300 मेगावाट के वाले केसेस में आपको सिर्फ रिएक्टर जाएगा। बहुत कम केसेस में जो मतलब कहिए 5 से 30 मेगावाट का, वो है कि पूरा का पूरा वो कंटेनर ही है, बस आपको उसमें बिजली का प्लग जोड़ना है। बाकी सब में है कि वो लगाइए, फिर उसके बाद स्टीम जनरेटर का पूरा साइकिल रखिए, वो सब आपको बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन वो सब नॉन रेडियो एक्टिव सिस्टम है, तो इसलिए वो ज़्यादा फजूल वाली बात नहीं है। लेकिन उसके पे बावजूद भी आप उसका पर किलोवाट आवर का कॉस्ट देखेंगे वो बहुत ज़्यादा है। तो उस कारण से अब सब लोग सोलर और विंड के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका दाम घटे जा रहा है और कंटिन्यूस ट्रेंड के तौर पे घट रहा है। जबकि न्यूक्लियर का देखिए स्टेबल था और फिर दाम बढ़ने लग गया, क्योंकि जैसे जब फुकुशिमा वाला एक्सीडेंट हो गया, लोग बोले ले तेरी, तो जापानीज लोग जो इतना डेडिकेटेड होते हैं, इतना मतलब सीरियसली लेते हैं, जिसका करप्शन बहुत कम होता है, तब ये लोग ऐसा बूम वाला सिचुएशन हो गया। तो बाकी का क्या चांसेस है? बस मना रहे हैं हम लोग बस मना रहे कि इंडिया में जितने रिएक्टर है टिके रहे, यूएस में जितने रिएक्टर है टिके रहे, कल को बूम हो गया गए काम से। फ्रांस में बहुत रिएक्टर्स है, मना रहे हैं सब लोग कि सेफ चलता रहे। और उसको जैसे जैसे ही कुछ एक्सीडेंट होता है, फिर से सबका रिव्यू कमेटी बनता है, फिर से वो रिव्यू कमेटी के जा जाकर हर जगह चेक करती है, फिर से दाम, बिजली का दाम बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक टाइम पे बिजली इतना महंगा हो जाएगा कि लोग खरीदेंगे नहीं, और सोलर और विंड उसी टाइम में दाम घटाया जा रहा है। अगर आज के समय अगर आपको पूरा भारत को सोलर पे चलाना, क्या चलाया जा सकता है? आराम से आपको बस सोलर और विंड मिक्स कर देते हो, इंटरमिटेंसी थोड़ी कम हो जाती है। विंड, सोलर, हाइड्रो को जोड़ देते तो इंटरमिटेंसी ऑलरेडी खत्म हो जाती है। सब लोग जो चढ़ रहे हैं ना कि एक चीज़ से समस्या सॉल्व है, वैसा नहीं होगा। मिक्स करते हैं, आज समस्या सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है कि सोलर और विंड फाइनेंशियली सस्ता होने लगा है। मैंने बार बार बताता हूँ कि सोलर लोग तभी लगाएंगे जब उससे प्रॉफिट होगा, जो होने लगा है।
और बैटरी का भी दाम घटते जा रहा है अभी। मतलब सपना लोग जो नहीं देख सकते थे कि एक बैटरी का बॉक्स होगा उससे मेरा घर रात भर चलेगा, आज ये पॉसिबल हो गया लिथियम आयन के चलते। और टेस्ला ब्रिक वॉल जैसे बना रहे, वो इंडिया में आने में भी टाइम लगेगा और दूसरी कंपनी ही लाएगी, लेकिन गाड़ी तो खुली। ये सपना मतलब एक सपना से होके अच्छा एक ऐसा चीज़ है जो वॉशिंग मशीन जितना महंगा है हो सकता है और आपका घर संभाल सकता है, ये होने तो लगा। तो यही समझिए कि बैटरी का भी दाम घट रहा है, सोलर का भी दाम घट रहा है, विंड का भी दाम घट रहा है। तो मतलब कहीं अभी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, आराम से इसे लग सकता है मतलब कहिए 5 से 10 साल लग जाएगा मिनिमम। 5 से 10 साल इसे मास प्रोडक्शन में घुसने में, और वो भी मैं बहुत ऑप्टिमाइज बता रहा हूँ, उतना तो होना ही नहीं है। 2030 में कुछ हो जाए बात अलग है। तो वो अगर मान के आप चल रहे तब तक सोलर विंड का दाम का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड पर कंटिन्यू रहा होता तो इतना एक्सपेंसिव लगेगा सोलर मॉड्यूल। लोग बोले भाई क्या करूँगा मैं इसको लेके। और प्लस ये समझिए कि जब यही ये एक बहुत बड़ा, इट मे नॉट बी चीप एनफ देन, मतलब जो आप बात कर रहे हैं कि 2030 में हम प्रोटोटाइप इसका बनाएंगे, तब तक क्या होगा, क्योंकि बैटरी का दाम घटे जा रहा है, सोलर का दाम घटे जा रहा है, विंड का दाम घटे जा रहा है, और हम लोग समझते जा रहे हैं कि एनर्जी मिक्स कैसे करते हैं। जैसे जैसे एनर्जी मिक्सिंग हम लोग की अच्छी होती जा रही है, आराम से कर पा रही है, इंटरमिसी की समस्या को सॉल्व कर ले। उस दरमियान बहुत सारे और भी बैटरी सिस्टम्स हैं, जैसे कि वाटर हाइड्रो बैटरी बैंक्स जो बनाए जाते हैं, वो सब गीगावाट आवर की कैपेसिटी है। चाइना बनाया जा रहा है, इंडिया बनाया जा रहा है, तो बहुत अच्छे चांस है कि आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये है ड्रॉबैक्स, और इसको सेफ कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भविष्य में। तो यहाँ पे समझिए एक केस में ये बहुत बम साबित होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मरीन केस, यानी कि शिप्स को संभाला जा सकता है इससे। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए पहले इनके पास टेस्टेड रिकॉर्ड है, यानी कि यूएस आर्मी अपना मतलब रिएक्टर बहुत पहले से कर रहा है, फिर रसिया भी कर रहा है, सोवियत यूनियन भी करते आ रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन पहले था। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है न्यूक्लियर पावर प्लांट को वाटर बेस्ड सिस्टम पर रखने का, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पता है कि क्या होगा, कैसे टिकेगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, वहाँ हम लोग के सारे ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि यहाँ मैनेज किया जा सकता है। चलो ठीक है, पहला समस्या सॉल्व हो जाता है। दूसरा, अभी कंटेनर शिपिंग का जो दुनिया है वो बहुत बड़ा है, और वो बहुत ईंधन खाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एवरेजिंग अगर आप करते हैं, छोटे से छोटा जो है वो लगभग 1 टन फ्यूल खाता है पर घंटे, और जो बड़े वाले कंटेनर शिप है, जो बम साइज का चीज़ ले जाते हैं, वो 16 टन तक खाता है पर घंटे। दिन में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब हफ्ते में नहीं बात कर रहा हूँ, पर घंटे उतना गटक रहा है। अब सोचिए कि जनरली कंटेनर शिप को फ्यूल किया जाएगा 7 से 15 दिन के लिए, सोच लीजिए कितना ईंधन हो गया। अब उतना ईंधन की जगह पे बस अगर ये लगा दिया जाए, और वर्स्ट केस मानिए कि मान लीजिए कुछ इसका डिज़ाइन में फॉल्ट था, ये बूम हो जाता है। सी में बूम होने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये तुरंत डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट जितना होते जाता है उतना वो सेफ होते जाता है। हाँ, वो जिस जगह पे होगा वहाँ पे तो समस्या बढ़ा देगा, लेकिन चूंकि सी में डाइल्यूट होने का स्पीड बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी सेफ हो जाए, कोट एंड कोट। और ये हमेशा लोगों से दूर रहता है। कंटेनर शिप आप लोगों से बहुत कम ही लोग देखते हैं, सिर्फ पोर्ट वाले एरिया में आता है। तो इस मामले में मैं यहाँ इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल देख सकता हूँ, और रशिया ऑलरेडी कर रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंटेनर ये मतलब मॉडिफाइड शिप में डाल दे रहा है, और शिप को जाकर डॉक कर दे रहा है, और डॉक से बिजली दे रहा है 200 मेगावाट। मतलब रशिया ये ऑलरेडी करने लगा कि मतलब रिमोट एरिया में जहाँ पे डॉकिंग वॉकिंग का पोर्ट है, वहाँ कोई बड़ा पावर प्लांट बनाना बहुत दिक्कत है, तो शिप जाके आराम से बस डॉक कर देते हैं, वहाँ से बिजली का प्लग लगा देते हैं, काम खत्म, जाओ खुश रहो, एंजॉय करो। तो इसमें मुझे बहुत पोटेंशियल दिख रहा है कि मरीन इन्वायरमेंट को ये पूरा संभाल सकता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है भैया टन में फ्यूल खाता है, इसे लीटर में नहीं गिना जाता, गैलन में नहीं गिना, टन में। अरे भैया कितना टन खाओगे, तो वही सोच लीजिए। और प्लस रिमोट लोकेशन पे थोड़ा सा पोटेंशियल है जो कि मिलिट्री हैंडल कर सकती है, और उस मामले में मैं बात कर रहा हूँ छोटा रिएक्टर का। 300 मेगावाट वाला नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब 50-60 मेगावाट वाला, 300 वाला भी नहीं, बहुत छोटा, यानी कि 10 मेगावाट या 2 मेगावाट के आसपास का। अब बोलेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो काफ़ी है भाई। 2-3 मेगावाट में आप आराम से मतलब रेडार स्टेशन और पूरा लोगों की ज़िंदगी आराम से चला सकते हैं, बहुत एनर्जी होता है। तो है, भविष्य है इसका, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा सब लोग सोच रहे हैं कि इसी से भविष्य की बिजली आएगी, वैसा मुझे बहुत कम चांस लग रहा है। मरीन इन्वायरमेंट मेरा सबसे ज़्यादा बेट है, क्योंकि जो 2 रिएक्टर ऑलरेडी वर्किंग है, दोनों मरीन सिस्टम में है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्मॉल न्यूक्लियर पावर मॉड्यूलर पावर प्लांट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।